बच्चों, आज जीवन ज्योति क्लास में हम आपको मनोविज्ञान का एक अगला चैप्टर लेकर आए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग साहब है। लॉरेंस कोहलबर्ग साहब बड़े इंपॉर्टेंट है, तीसरे स्थान पर है। जो आप पूरा 10 साल का 15 साल का निकाल लोगे तो 10-15 साल के भीतर में लॉरेंस कोहलबर्ग से हर एक कंपटीशन में एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे अधिक जीन प्याजे, दूसरे स्थान पे आपका वाइगोटस्की, तीसरे स्थान पर कोहलबर्ग से प्रश्न आते हैं, जानते रहिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग साहब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, एक ऐसे साइकोलॉजिकल थे। इन्होंने एक बात बताई थी कि बालक का जो विकास होता है ना, वो नैतिक विकास के आधार पे होता है। अर्थात नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत अगर किसी ने दिया था तो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास के सिद्धांत को तो दिया, और इस सिद्धांत में इन्होंने ये भी बता रहा था, हालांकि ये सिद्धांत की स्टार्टिंग उन्होंने 1958 में की थी, और 1984 में जाकर इन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये इनकी एक पुस्तक थी जो 1984 में आई थी, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के नाम से। और इन्होंने इस सिद्धांत के भीतर एक कहानी बता रखी थी, और जो कहानी बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि बालक या व्यक्ति जब इस समाज में आता है तो उसके भीतर कोई चीज सीखता है तो वो अपने नैतिकता के परिवेश के आधार पे खुद सीखता है, यानी नैतिक बातों के आधार पे बालक सीखता है। सपोज करो कोई बच्चा जब शुरू से स्टार्टिंग करता है तो वो सही गलत की पहचान सीखने लगता है, नैतिक आचरण का व्यवहार करना सीख लेता है। क्यों करता है बताएंगे पूरी कहानी में आगे। एक कहानी इन्होंने बताई इसके ऊपर, किसकी कहानी बताई थी? हेंज साहब की कहानी बताई। अब हेंज साहब चूंकि ये रहने वाले यूएसए के थे तो कहानी वहीं की थी, और इन्होंने कहानी जो हेंज साहब ने बताई, क्या बताया हेंज साहब के बारे में, कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी, उसका बचना नामुमकिन था। उसके लिए उसने क्या किया कि लोगों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन एक वहीं का मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति था जो एक खुद की दवा बना करके रखा था, लेकिन वो दवा उसके पास जो थी वो बड़ी महंगी थी। ये गया, उससे दवा मांगा कि मेरी पत्नी की जान बच जाएगी यदि आप ये दवा मुझको दे दे। जितना वो रेट बताया उसका 4 गुना रेट कम पैसा इसके पास था, यानी 4 गुना अधिक था वो रेट। उसने कहा मैंने एक फूटी कौड़ी आपको उधार दूंगा, न कुछ भी, मैं पूरा, मुझे पैसा चाहिए। अब उसके सामने ये एक समस्या आ गई कि मैं क्या करूं। ये दुविधा में आ गया कि मैं कैसे अपने पत्नी को बचाऊं, या फिर पत्नी को नहीं बचाऊं तो चोरी करूं। ये दोनों चीजें उसके सामने टच करने लगी। एक समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक रात को मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ करके चोरी कर लिया और अपनी पत्नी को बचा लिया, और बचाने के पश्चात फिर उसको क्या दिया गया? दंड दिया गया, उसको जेल जानी पड़ी। अब बात यह है कि ये हेंज की कहानी को इन्होंने तो प्रमोट कर दिया। हेंज की कहानी को जो बताया इन्होंने नैतिक विकास के भीतर, इसमें 2 प्रश्न निकलकर सामने आ गए। एक प्रश्न आता है इसमें नैतिक तरकड़ा, एक प्रश्न आता है नैतिक तरकड़ा। क्या आता है? नैतिक तरकड़ा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नैतिक तरकड़ा किसे कहते हैं? और एक है नैतिक दुविधा। क्या है? नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, 2 चीजें याद रखिएगा। आप बालकों के सामने भी ऐसी बातें आती है। एक प्रश्न पूछेगा नैतिक दुविधा किसे कहते हैं। जब हेंज के सामने 2 समस्याएं आ गई। एक समस्या क्या हुई? उसकी पत्नी मर जाएगी, उसके लिए दवा जो है बड़ी महंगी है। अगर वो चोरी करता है अपनी पत्नी के लिए तो फिर निश्चित तौर पे जेल जाएगा। अगर चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? नैतिक दुविधा था। 2 रास्ते थे, दोनों रास्तों को कौन चूज करे, किसको चुने, वो परेशान था। इसी को क्या कहा गया? नैतिक दुविधा। दूसरा होता है नैतिक तरकड़ा। नैतिक तरकड़ा किसे कहते हैं? कि बालक वो होता है जो, या आप व्यक्ति कोई भी होता है उस, या हेंज के बारे में बताया गया, हेंज ने 2 में से कोई एक रास्ता चुन लिया। कौन सा? चोरी कर लिया, फिर जेल चला गया, उसी को कहते हैं नैतिक तरकड़ा। तो नैतिक तरकड़ा का मतलब होता है कि व्यक्ति के सामने 2 रास्ते हो, किसी एक रास्ते को चुन ले तो उसी को क्या कहते हैं? नैतिक तरकड़ा।
और फिर व्यक्ति के सामने दो रास्ते हों, किस रास्ते को चुने, इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। तो ये दो चीजें आपकी किससे संबंध रखती हैं, इनके बारे में रखती हैं। तो फिलहाल ये नैतिक विकास के सिद्धांत नॉर्मल जानते रहिएगा कि 1957 में ये आए लॉरेंस कोहलबर्ग साहब और नैतिक विकास के सिद्धांत को दे रखा, और इस सिद्धांत को यूएसए के रहने वाले थे, और फिलहाल चल करके इन्होंने दो चीजें बताई और हेंज के बारे में एक कहानी बता रखी थी। बंद कर। आगे फिर हम लोग चलते थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें आगे क्या है। नैतिक विकास के सिद्धांत के भीतर हम लोग एक पार्ट को जानेंगे, और जो पार्ट जानेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। कोहलबर्ग साहब ने जो आगे का पार्ट बताना शुरू किया उसके बारे में इन्होंने बताया कि इसके 3 स्तर बता रखे थे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर थे। नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 स्तर है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2022 के पेपर सेट में आया था कि नैतिक विकास के कितने स्तर थे। अच्छा, विकल्प क्या था? 1, 2, 4, 6। अब बच्चे ने सोचा सर जी 3 बताए तो 6 कहां से आ गया? प्रत्येक 3 में से प्रत्येक के 2-2 हैं, तो 2 3 के 6 हो गया। बताएंगे अभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर पूछ रहा है, तो 3 स्तर होते हैं। एक जो पहला स्तर होता है जिसे कहते हैं पूर्व परंपरावादी या इसी को कहते हैं रूढ़िवादी अवस्था। पूर्व परंपरावादी और प्राक रूढ़िवादी, सॉरी एक शब्द है प्राक रूढ़िवादी अवस्था। रूढ़िवादी अवस्था एक हो गया। दूसरा एक पूछेगा, इसी पे आएगा परंपरावादी या इसी को कहते हैं रूढ़िवादी अवस्था। दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये भी होगा परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था। ये 3 तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अपने 16 साल तक के बच्चों पे जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इसमें 3 से 9 कहीं कहीं 10 वर्ष देगा तो भी डरिएगा मत। 10 वर्ष तक के बालकों पर बताया गया, फिर 10 से लेकर इनका 13 वर्ष तक के बालकों पर बताया गया, फिर 13 वर्ष से ऊपर तक के बालकों पर जो दिया गया वो पश्च परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी की अवस्था के नाम से जानते हैं। ये कहा गया कि जब बालक 3 से 10 साल तक के रहते हैं तो पूर्व परंपरावादी प्राक रूढ़िवादी में रहते हैं। मुझको लग रहा है बातें मालूम होगी। परंपरा जो हमारे परिवार में कई शताब्दियों से रिपीट की जाती चली आ रही है, पहनावा, खान पीन जो भी है, बैठने का तरीका, लोगों के सम्मान करने का तरीका, परंपरा है। रूढ़िवादी ये भी एक परंपरा है जो प्राचीन आती है लेकिन नकारात्मक चीज होती है। ये बहुत समाज के लिए सुटेबल नहीं बैठती है, ये समाज के लिए एक अभिशाप का भी रूप होती है। ये भी उसके साथ एक गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ता रहता है। तो एक परंपरा के पहले या रूढ़िवाद के पहले की व्यवस्था हो गई, दूसरा जो परंपरा रूढ़िवाद चल रही उसकी व्यवस्था हो गई, तीसरा जो आने वाली परंपरा या उत्तर जो बाद की अवस्था उसको हम लोग कहते हैं। तो 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक एक पार्ट के 2-2 चीजें हम लोग देख रहे हैं क्या क्या दे रखा है। तो पहले जो पार्ट दिए रखे हैं पूर्व परंपरावादी या ये इसके बारे में प्राक रूढ़िवादी के बारे में, तो इसके पहला इसको बांटा गया है दंड और आज्ञाकारी। क्या बांटा गया भाई है? दंड और आज्ञाकारी। पहला दंड और आज्ञाकारी की बात बताई गई है। दूसरा जो बांटा गया है इसका ये बताया गया है दंड और आज्ञाकारी के बाद दूसरा ये बताया गया है साधनात्मक
साधनात्मक कहते हैं, या इसी को एक नाम से हम लोग और भी जान जाते हैं, साधनात्मक को पुरस्कार उन्मुखता है, पुरस्कार उन्मुखता है। ये दो चीज जान लीजिएगा। ये दंड और आज्ञाकारी की जो अवस्थाएं होती है ना, ये 3 से 6 वर्ष की होती हैं, और जो ये अवस्थाएं होती हैं ये 6 से 9 वर्ष की होती है। अच्छा, मैंने 3 चीजें नहीं बता रखा। एक बताया था पूर्व परंपरावादी प्राक रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है। बालक वही करता है जो उसके परिवार के लोग करते हैं, उसी को वो करता है। लेकिन जब परंपरावादी रूढ़िवादी होती है तो वो क्या करता है, वो बालक वही करता है जो घर वाले देख करके करता है, जैसे दीपक जलाना, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं जानता है, उसे परंपरावादी रूढ़िवादी कहते हैं। पहले में बालक जो लोग घर वाले कह रहे हैं वो करता है। दूसरे परंपरावादी में क्या होता है, जो बालक देखता है दीपक जलाना वगैरह, होली खेलना, वो सब कुछ करता है, दीपक जलाता है, लेकिन अर्थ नहीं जानता है। और तीसरे वाले में जो 15 के ऊपर की अवस्था आती है, जिसे उत्तर कहते हैं या पश्च कहते हैं, उस वाले में क्या कहा गया कि बालक उसमें स्वविवेक का प्रयोग करता है, अपने विवेक के प्रयोग के माध्यम से वो सीखता है। तो पहला पूर्व परंपरावादी प्राक रूढ़िवादी अवस्था में मैंने बता दिया कि बालक क्या करता है भाई, इसमें जो जैसा बड़े लोग कहते हैं वो बालक वैसा ही करता है, उसी को कहते हैं पूर्व परंपरा प्राक रूढ़िवादी। ये सीख रहा है, घर वाले जो कह रहे हैं वो कर रहा है, वही सीख रहा है, इसीलिए इसको कहा गया पूर्व परंपरावादी या प्राक रूढ़िवादी। जो 3 से 10 साल की अवस्था होती है, इसमें पहला दंड और आज्ञाकारी होता है। बालक 3 से 6 साल में इस अवस्थाओं से बहुत ज्यादा उन्मुख होता है। कैसा क्या करना होता है देखिए, इसमें होता है कि दंड, अभी कोई बालक घर के बाहर कोई रिश्तेदार आ गया तो बालक नमस्ते कर देता है कभी कभी, और नमस्ते करता है अपने उसको देख कर क्यों करता है, कभी कभी वो दंड के मारे करता है। जाने के बाद रिश्तेदार को पापा या मम्मी हमको डांटेंगे या मारेंगे, चाहे कुछ भी करे। तो बालक पहली जो 3 से 6 साल की अवस्था होती है, कोई परंपरा का निर्वहन करने शुरू करता है तो उसको वो दंड के माध्यम से भी करता है, और दूसरा एक आज्ञाकारी के माध्यम से भी करता है। कुछ बालक डर भय दंड के माध्यम से परंपराओं का और रूढ़िवादियों का निर्वहन करते हैं। कुछ बच्चे पूजा पाठ ठीक से बैठ के नहीं करते तो घर वाले डांट देते हैं, तो डर के मारे बेचारा या तो हाथ जोड़ लेगा या तो ऐसे कर लेगा, चाहे जो भी करेगा। दूसरी बात होती है, कुछ बालक आज्ञाकारी होते हैं। 3 से 6 साल में जो लोग घर वाले कहते हैं वो बालक वही करता है, जो भी घर वाले कहते हैं वही करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने इस बालक को कहा और बाबू ठीक हो, वो तुरंत कहता हाँ नमस्ते अंकल। ये एक नमस्कार करके नमस्कार के माध्यम को रिसीव करना, ये होता है आज्ञा। दंड और आज्ञाकारी, ये बालक रूढ़िवाद और परंपरा की अवस्था में जा रहा है और वो इन माध्यमों से सीख रहा है 3 से 6 साल में। तो कोई बालक के घर पे अगर दंड भय का मामला रहेगा तो तुरंत सीख लेगा 6 साल तक, और आज्ञाकारी होगा तो भी वो सीख लेगा। दूसरा साधनात्मक पुरस्कार उन्मुखता भी कहते हैं, जो 6 से 9 या 10 साल तक की होती है। ये साधनात्मक, इसका मतलब क्या होता है, बालक इसके माध्यम से क्या क्यों कैसे कब सीखता है। बालक इसके माध्यम से जो सीखता है कि कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो साधना करता है। 6 से 9 10 साल की अवस्था में कोई भी चीज को बालक सीखने के लिए साधना करता है। जैसे घर वाले अगर कुदाल फावड़ा लेकर खेत में जाके कुछ बुआई कर रहे हैं तो ये भी बार बार उन्हीं की तरह प्रयास करता है, साधना करता रहता है, कंटिन्यूटी बनाए रखता है। या कोई भी जिद कर दिया कि मुझे भी साइकिल चाहिए तो चाहिए चाहिए, वो बार बार जिद करता है, इसी को साधनात्मक कहते हैं। तो ये अवस्था 6 से 10 या 9 साल तक की चलती है, इसको हम लोग कहते हैं इस अवस्था में। दूसरा देखिए, दूसरी अवस्था एक आती है जिसको हम लोग कहते हैं, देख लीजिए, इसी को थोड़ा मिटा देंगे, हो जाएगा पूरा, आपकी दूसरी अवस्था हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परंपरावादी और रूढ़िवादी अवस्था, जो कि 10 से लेकर 13 वर्ष तक के बालकों के भीतर ये अवस्था पाई जाती है। मैंने बताया कि इस अवस्था में बालक कुछ भी सीखता है तो सीख लेता है, लेकिन क्यों वो चीज सीखता है, क्यों क्या ये चीज मनाई जाती है, क्या कारण है, उसका अर्थ वो नहीं जानता है। परंपरावादी में बालक या रूढ़िवादी में बालक जो है 10 से 13 साल में कोई भी घर के सारे परंपराओं को, रूढ़ियों को सीख तो लेता है, लेकिन सीखने के बाद बेचारा वो जो है उसका अर्थ नहीं जानता। दीपक जलाने में उसको बड़ा आनंद आता है कि नहीं आता है, दीपक तो जलाएगा, लेकिन दीपक क्यों जलाया जाता है ये उसको पता नहीं। भगवान श्री राम के आ जाने पर, अयोध्या वापसी पर दीपक जलाए जाते हैं, उसको ये नहीं पता, बस उसको ये करना है।
होली खेली जाती है, अहिल्या बाई की कहानी, भक्त प्रहलाद की कहानी को बताया गया है, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था में बालकों को ये सारी कहानियों से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ वही है जो परंपरा और रिवाज जो चल रहा है उसको वो फॉलो कर रहा है घर पे, उसी को हम लोग कहते हैं परंपरावादी और रूढ़िवादी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें एक है अच्छा लड़का लड़की उन्मुक्ता, पहला इसमें है अच्छा लड़का लड़की उन्मुक्ता, ये हो गया। दूसरा नीति परक की बात कर रहे हैं। नीति परक का मतलब क्या हो गया, इसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता, बनाए रखने की उन्मुखता, ये हो गया। 10 से 12 साल है ये, और ये 12 से 13 या 15 भी कहीं कहीं है, 15 भी मान सकते हैं, ठीक है, 15 भी। यहाँ 13 की जगह आप बल्कि 15 ही मान लो, 2 साल बढ़ जाता है क्योंकि आगे के बच्चों को पर भी इनका एक्सपेरिमेंट था। तो अब ये कहते हैं परंपरावादी रूढ़िवादी। मैंने पहले ही बताया कि बालक कोई भी काम करता है, दीपक जलाता है, होली खेलता है, ईद मनाता है, लेकिन वो क्यों होता है, क्यों मनाता है, बकरीद क्यों मनाते हैं और फिर गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, ये इसके बारे में नहीं जानता। उसको नए कपड़े पहनने से मतलब है, उसको दीप जलाने से मतलब है, उसको टोपी पहन करके रमजान में महीने में वो क्या नाम ईद मनाने के लिए वहां जाने से मतलब है, लेकिन वो मोहम्मद साहब के बारे में, वो यहाँ से राम जी के बारे में, वह या क्रिसमस डे के बारे में वो कुछ नहीं जानता। बस वो इस अवस्था में 10 से 15 वर्ष की अवस्था में परंपरा और रिवाजों को निभा रहा है। इस निभाने में पहली लाइन आती है 10 से 12 साल की, अच्छा लड़का लड़की उन्मुक्ता। कोई भी लड़का लड़की परिवार में होगा वो परंपराओं का निर्वहन इसलिए करता है कि परिवार के लोग उसको कहें कि बाबू बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा, लड़की बहुत अच्छी, सारे काम कर रहे हैं। यानी लड़का लड़की अपने आप को अच्छा महसूस होने के लिए परंपराओं और रूढ़िवादियों को क्या करते हैं, इनको निभाने का काम करते हैं। इनको हम लोग अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुक्ता के नाम से भी हम लोग जानते रहते हैं। दूसरा होता है 12 से 15 कानून व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है, इसी में एक शब्द आएगा कानून व्यवस्था बनाए रखना। जब बालक 12 से 15 साल में भीतर पहुंचता है तो समाज की जो व्यवस्था है उसको बालक तोड़ना नहीं चाहता है, सामाजिक परंपराओं रूढ़िवादियों को वो एग्जार्व करता है। 12 से 15 में बालक धार्मिक बहुत होता है, बालक 12 से 15 में सामाजिक जो कार्य होता है, नीतियां होती है, उसको तोड़ता नहीं है। जो चीजें 12 के पहले वो करता था समाज से कोई मतलब नहीं था, अब वो जो कुछ भी करेगा 12 से लेकर 10 से लेकर 15 के बीच में उसके भीतर समाज के मतलब रहेगा। अब तक वो 12 से पहले ही उम्र में जो बाइक चलाता था, कहीं रेड बत्ती जली अगर तो भी वो बाइक लेके निकल जाता था, लेकिन अब वो जानता है सामाजिक चीजें। तो बालक में कानूनी व्यवस्था के रूप में स्टार्टिंग इसकी जो होती है वो इस अवस्था में मानी जाती है। तो 2 अवस्थाएं ये हो गई। अगली देखिए, अब ये लास्ट वाला तीसरा जो एंगल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इजी है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से पकड़ लोगे इस चीज को। इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम परंपरावादी, या इसी को कहते हैं उत्तर रूढ़िवादी कहते हैं। अर्थात जो बालक 15 वर्ष से ऊपर होते हैं, ऊपर से ऊपर वाले बालकों पर जो एक्सपेरिमेंट इनका किया था वो उन बालकों के ऊपर हम इस चीजों को देखते हैं। 2 चीजों को इन्होंने इसमें डिवाइड भी किया, इस वाले में भी। जो पहली चीज को इन्होंने डिवाइड किया उसे हम लोग कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, सामाजिक बंधन उन्मुक्ता। सामाजिक बंधन उन्मुक्ता, बंधन उन्मुक्ता। ये अवस्था जो बालक की आती है ये 15 से लेकर 18 वर्ष के बीच में आती है। सामाजिक बंधन उन्मुक्ता से क्या तात्पर्य माना जाता है, इसके मतलब यही होता है कि सामाजिक बंधन में व्यवहार जो बालक निभाता है वो अच्छा व्यवहार निभाता है। सामाजिक बंधन में जो भी व्यवहार बालक करता है वो समाज के हिसाब से
जो सक्रिय होता है, सही होता है, उसी को वो निभाता है। बालक कोई भी परंपरा और कोई भी रूढ़िवादी व्यवस्था को करता है तो वो भविष्य को ध्यान में रखकर कि समाज के रूप में हमें प्रांगणता मिल जाए। जैसे समाज के कुछ लोग रामायण रामचरितमानस करा देते हैं। अब रामचरितमानस कराते हैं, दूसरा समाज तीसरा देखता है, वो भी सोचता है समाज की ये परंपरा है। पंडित जी को शादियों में बुला देते हैं, वो सोचता है समाज की ये परंपरा है। यही ना होता है। ये इसी को कहते हैं कि वो भविष्य में जो भविष्य की बात कर रहा है, पश्चिम और उत्तर, कि भविष्य में जो होने वाली चीजें हैं, सामाजिक दायरे में जो चीज वो नहीं फॉलो करता तो भी करेगा। आपने एक समय पे सुना होगा राजा राम मोहन राय जी के बारे में, जब उन्होंने समाज के भीतर एक सबसे खतरनाक चीज फैली थी, सती प्रथा, उसको रोकने के लिए जब वो सड़कों पर आए, लोगों के बीच में आए, तो उनके परिवार के उनके लोगों ने घर से निकाला, उनकी पत्नी घर छोड़ के मायके चली गई। बड़ा संघर्ष करना पड़ा उस व्यक्तित्व को, और वो व्यक्तित्व आगे चल करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी की मदद से 1829 में सती प्रथा पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। समाज की कोई भी प्राचीन परंपरा है, अगर वो घर कर गई है, उसको हटा पाना एक बहुत कठिन शब्द होता है। हम जानते हैं समाज की कुछ ऐसी विडंबनाएं हैं जो हम फॉलो करते हैं अपने आप पे, लेकिन सच बात है कि हमारे अंदर एक धार्मिक उन्माद रहता है, इसलिए हम उसका विरोध कटाक्ष नहीं कर सकते। लेकिन बेहतर तरीके से देखा जाए, यदि सामाजिक बंधन उन्मुक्ता बालक जो है कोई भी कार्य करता है सामाजिक रूप से, जो उसका निर्वहन करता है, वो उसके लिए निश्चित तौर पे माना जाता है। अगला, सार्वत्रिक नीति परक उन्मुक्ता। सार्वत्रिक नीति परक उन्मुक्ता, ये दूसरा हो गया। जो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर ये फॉलो किया जाता है। कौन सा? सार्वत्रिक नीति परक उन्मुक्ता। थोड़ा सा ये टॉपिक अलग है, इसको ध्यान से देखिए। बालक सामाजिक, कोई व्यक्ति सामाजिक या बालक सामाजिक रूप से कुछ सीखते हुए भविष्य में आने वाली अपनी संतानों की शादियों, वैवाहिक परिवार में बंधनों को देखते हुए वो निर्वहन करने के लिए प्रयास करता है, उसी कहते हैं सार्वत्रिक नीति परक उन्मुक्ता। जैसे मान लीजिए 18 साल के पहले उसको चिंता नहीं थी किसी के परिवार में, अपने परिवार में शादी विवाह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, घूमता घूमता था। 18 साल के बाद अब वो नीति परक उन्मुक्ता की तरफ आकर्षित हो रहा है। वो सोचने के लिए विवश हो रहा है कि मुझे अपने समाज के भीतर इनकी शादी जिम्मेदारियां मुझको देखनी है, और जिम्मेदारियों से काम करता है। समाज में डर रहता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं लोग भूखे ना रह जाए, इसके लिए वो क्या करता है, संघर्ष करता है। आपने सुना होगा कि सब 18 साल के पहले जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, उनको कोई गम नहीं, खाना होना पहले ही खा लेते। बारात आने से पहले घर पे बहन की शादी अगर है, फिट फाट होकर के पहले ही से राउंड घूमते हैं, 3-4 राउंड हो जाता है। लेकिन 18 साल की बाद की अवस्था होती है, वो जो लड़की का भाई है या जो भी बड़ा सदस्य है 18 के बाद वाला, वो चिंताग्रस्त रहता है, कब बारात आई, कब क्या हुआ, वो कपड़े वही पहना हुआ रहता है। स्टेज पे जाना हुआ तो भले अलग की बात है, वो बदल ले, लेकिन उसके पहले वो इसी दौड़ भाग में लोगों को खिलाने में ही व्यस्त रहता है। यानी कहने का क्या मतलब होता है, 18 साल के बाद बालक में नीति परक उन्मुक्ता का मतलब होता है वो अपने सामाजिक के अंतर्गत, अपने परिवार के भीतर जो अपने विवाह या अन्य सामाजिक कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी खुद को ग्रहण कर लेता है, उसी को सार्वत्रिक नीति परक उन्मुक्ता के नाम से जानते हैं। तो 3 होते हैं। जब भी पूछेगा नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने स्तर होते हैं, 3 होते हैं। और कितने स्तर के भाग होते हैं, तो 6 होते हैं। मैंने 3 बता दिया, 3 के बाद हर एक में 2-2 पार्ट होते हैं, तो 6 के रूप में होते हैं। ये था आपके लॉरेंस कोहलबर्ग साहब का सिद्धांत, जो बहुत ही बढ़िया सिद्धांत दे रखे थे। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है।